हेलो एवरीवन। अगर आप मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं या मर्चेंट नेवी के किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने एमएस एक्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। क्योंकि ये जो एक्ट है ना, ये एकेडमिक सिलेबस में पूछा जाता है और ये इतना बड़ा टॉपिक है। इसके टोटल 24 पार्ट्स हैं। क्या हुआ, 24 पार्ट सुन करके लगा ना कितने टफ टॉपिक्स है। अगर आपने सुना होगा तो, बट इसको अगर छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स की तरह बनाकर ऐसे लिखा जाए ना, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो ये और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे इन टॉपिक्स के जैसा एकेडमिक सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक्स मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। एमएस एक्ट जो है ना, वो 1958 में लागू हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद। अगर इसकी बात करें, इट वाज इनैक्टेड ऑन 30 अगस्त, बट ये पहली बार इन्फोर्स हुआ था 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर 1958। उसमें ना टोटल 24 पार्ट्स है। एमएस एक्ट को लाने वाला कौन है? अब भाई, एमएस कोई एक्ट नहीं, मतलब मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मतलब मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड तो ये गवर्नमेंट करेगी ना, तो इसलिए ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लाई गई है। इसमें टोटल 24 पार्ट्स है। 24 पार्ट्स जो है वो हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर के डील करता है। वो कोई हो सकता है, या तो आपका शिप का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, या आपकी सेलिंग वेसल हो रही हो, या आपकी एनएसबी हो। हर एक पार्ट का अलग अलग है, तो उसको हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। इंडिया जो है ना, हमेशा से ट्रेड करता आया हुआ एशिया और मिड ईस्ट कंट्रीज़ में। तो उस ट्रेडिंग में जितने भी लॉस वगैरह थे, वो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉस को मानता था, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमने अब खुद की गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने एमएस एक्ट को लेकर के आया। लेकिन इस एमएस एक्ट में भी ना बहुत सारी ऐसी खामियां बोल सकते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए एमएस बिल 2020 का एक ड्राफ्ट आया, और इसको देने वाले कौन है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज। ठीक है, ये क्या करते हैं? एमएस बिल लाते हैं, जो किसको रिप्लेस करेगा? एमएस एक्ट को रिप्लेस करेगा। सिर्फ एमएस एक्ट को ही नहीं, साथ साथ ये हमारा कोस्टिंग वेसल 1838 को भी रिप्लेस करेगा। इनको लाने वाले कौन है? एमएस बिल 2020 को लाने वाले हैं हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसको लाने का क्या क्या रीज़न है, इसके क्या क्या एम्स है, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से बात करेंगे। पहले इस एमएस एक्ट को अच्छे से इलेबोरेट करते हैं। इसके टोटल 24 पार्ट्स है। चलिए 24 पार्ट्स को लाइन बाय लाइन सीखते हैं। अगर आप मर्चेंट नेवी के फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं एज अ फर्स्ट सेमेस्टर कैडेट, तो आपको सारे पार्ट्स के बारे में पता रहना उतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 12 भी करेंगे ना तो इम्पोर्टेंट होगा। तो इस बार हम लोग करेंगे 12 पूरे पार्ट्स को कवर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स को कवर, और हम लोग एनएसबी के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। आपको क्या चाहिए, आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कौन सी टॉपिक आपको सबसे पहले सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सारे पार्ट्स को बताना। सबसे पहला पार्ट वन। पार्ट वन जो है ना, ये सब जनरल फॉर्म, जो सिर्फ डेट ऑफ कमेंसमेंट की, मतलब कब एक्ट आया, और उसमें जो जो टर्म्स यूज़ हुए ना एक्ट में, उन सब के बारे में अच्छे से डिफाइन करता है। पार्ट टू के बारे में बात करें तो पार्ट टू जो है हमारा, वो ना एनएसबी, नेशनल शिपिंग बोर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेफ्टी के लिए, लाइफ की शिप पे, वो सब के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। उसको इस्टेब्लिश करता है। इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, जैसे इसके हेड कौन है, ये सब के बारे में भी हमारा पार्ट टू ऑफ द एक्ट बताता है। अगर इस एनएसबी के बारे में आपको और अच्छे से वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो एनएसबी के बारे में बता सकें। थर्ड टॉपिक में अगर आ जाए तो, थर्ड टॉपिक जो है हमारा एमएमडी। एमएमडी को स्टैब्लिश करता है, शिपिंग ऑफिस स्टैब्लिश करता है। ठीक है। पार्ट फोर के बारे में बात करें, शुड बी फोर। पार्ट फोर के बारे में बात करें तो पार्ट फोर जो है वो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स, मास्टर्स, मतलब हमारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे कैप्टन हो गया, हमारा सेकंड कैट इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, इन सब के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, वो पार्ट फोर हमारा डील करता है। नहीं, पार्ट सिक्स हमारा डील करता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स के बारे में। पार्ट सिक्स हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम थ्री के बाद पार्ट फोर की बात करें, तो पार्ट फोर जो था ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 17 मार्च 1958 को ये स्टैब्लिश, ये मतलब इशू तो हुआ, बट इसके बाद ना इसको अभी अबॉलिश कर दिया गया है। ये जो है रिसेंटली अबॉलिश किया गया है। इस किस चीज़ पे डील करता था? ये डील करता था फंड ऑफ शिपिंग डेवलपमेंट्स, मतलब जो भी शिप इंडस्ट्री बन रहा है या फिर कोई शिप बन रहा है, उसमें जितने भी फंड्स वगैरह लगेंगे, तो ये फंड, और ये क्या करता था, कमेटी वगैरह भी स्टैब्लिश करता था, जो फंड रेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये कमेटी स्टैब्लिश करता था। पार्ट फाइव की बात करें तो पार्ट फाइव हमारा शिप को रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर इंडियन शिप है या फिर हमारे कोई और कंट्री में शिप जा रहा है, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन वाली टॉपिक होगी, तो वो पार्ट फाइव डील करता था। और अगर इस शिप के रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन, क्योंकि एग्जाम्स में आईएमयू जो है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से जो भी पेपर्स आते हैं, उसमें
इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ शिप इज़ रजिस्टर्ड, या पार्ट 5 कैसे एक्ट करता है। तो शिप के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा 5-6 प्रोसीजर्स हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर जल्दी वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें। पार्ट 5 के बाद पार्ट 6 का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिसर्स ये सब प्रोवाइड करने में मदद करता है। पार्ट 7 जो है ना, मान लीजिए आप ऑफिसर बन गए, आपने क्रॉस कर लिया, फिर जब आपको पेमेंट वगैरह मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेंगी, आप कब शिप में चढ़ रहे हो, आपका कब डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कौन से पोर्ट पे आप उतर रहे हो, वो सब जो डील करेगा दैट वुड डेफिनेटली डील बाय द पार्ट 7 ऑफ द एक्ट। पार्ट 8 के बारे में बात करें तो वो डील करेगा पैसेंजर शिप्स, देयर सर्वे। मतलब पैसेंजर शिप्स किससे, मतलब हमारी क्रूज हो गई, वो सब शिप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी, वो कितने टाइम के लिए जाएंगी, उनका ड्यूरेशन क्या होगा, उनका टाइमिंग्स क्या होगा, ये सब जो है वो पार्ट 8 डील करेगा। पार्ट 9 के बारे में बात करें तो पार्ट 9 जो है वो न्यूक्लियर शिप्स वगैरह से डील करेगा। न्यूक्लियर शिप्स कितना ईज़ी है ना। पार्ट 10 जो है वो डील करेगा कोलिजन या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो गया। पार्ट 11 हमारा पॉल्यूशन। देखिए, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिप लेके जाते हैं ना, तो ऑयल की हो सकते हैं कुछ बूंद-बूंद ही ड्रॉप्स शिप से है वो समुद्र में जाए, जो मरीन लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे या फिर वहाँ का एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए, या फिर अगर हो गया है ना ये, तो उसमें कंटेनमेंट उसको रोकने के लिए या फिर कुछ फंड देने के लिए जिसको अफेक्ट हुआ है, ताकि वो ठीक हो सके, तो पार्ट 11 ए ऑफ द एक्ट विल डील विद दैट। ओके, पार्ट 12 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट, या फिर शिप में कुछ भी कैजुअलिटी हो गई, किसी का मान लेते हैं डेथ हो गया, ठीक है। अब उस डेथ को किसकी वजह से हुआ है, एक्सीडेंट था, सुसाइड था, क्या ही इशू थी, तो उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए पार्ट 12 डील करेगा। अब ये जो पार्ट 12 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हक देता है कि वो ना किसी भी मास्टर का, कैप्टन का, किसी भी ऑफिसर, इंजीनियर का सर्टिफिकेट सस्पेंड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं उनको। यही पार्ट 12 उसको डील करता है। तो ये पार्ट 12 अगर आप कर लेंगे, ये पूरा 12 पार्ट, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होगा अपने एग्ज़ाम्स में लिखने का। और वैसे भी हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम लोग ऑफ़िसर्स हैं, इतना टाइम नहीं होता है कि सारे पार्ट को एक साथ बैठ के रट सकें। छोटे से नोट्स में बना कर के हमें इसे याद करना पड़ता है। यही 12 पार्ट्स है। आप इसको, इसका आपने टॉपिक पढ़ लिया ना मेन, तो आप इसको इलैबोरेट करके और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं बड़ा करके। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, उस हिसाब से आप बना करके लिख सकते हैं। अब आता है ये एमएस एक्ट खत्म क्यों हो रहा है और इसकी जगह एमएस बिल 2020 क्यों आ रहा है। एमएस एक्ट खत्म होकर के एमएस बिल 2020 आ रहा है, तो इसके पीछे जो है ना वो बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, इसका मेन एम क्या है, क्योंकि इसने एमएस एक्ट को अगर हट करके एमएस बिल आ रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, ये ना शिपिंग इंडस्ट्री को ही प्रमोट करेगा। वो भी तो कर रहा था, बट ये शिपिंग इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करेगा, हमारे साथ और भी कंट्रीज़ है, जैसे कि मान लेते हैं यूएसए है, जापान है, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, ये भी शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस अपनाए अपने शिपिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, एमएस बिल में भी वही सारे प्रैक्टिसेस है। इसका मतलब क्या हो गया, फ़ायदा हो गया ना हमारा। जो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिसेस यूज़ किया गया इन कंट्रीज़ में, वो इंडिया भी अब अपने एमएस बिल 2022 के ड्राफ्ट के हिसाब से लाएगा। अब इसमें जो है ना शिप की सेफ्टी वगैरह बहुत देखा जा रहा है। मरीन पोल्यूशन जो हो रहा है, जैसे मैंने बताया ऑयल की वजह से, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। कंपनसेशन प्रोवाइड होगा। बैलेस्टिंग वाटर की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, वो एक अलग मसला है, उसके बारे में भी लंबी वीडियो बन सकती है। ये ना बिज़नेस करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी देगा। तो अगर आप इतना सही कर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, अगर मेरी इस छोटी-सी वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट, उसका चेंज क्यों हो रहा है, एमएस बिल 2020, उसके कितने सारे पार्ट्स हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको नेक्स्ट कौन-सा टॉपिक चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।